हेलो एवरीवन, आप सभी परीक्षार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि जो सी टेट है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को फ्रेंड्स आपका सी टेट का एग्जाम होगा और उसके लिए जी जान से लग जाइए। और आज हम आपके लिए जो सी टेट में हिंदी का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आए थे, उनको यही क्लियर नहीं है कि मैम सी टेट में हम हिंदी में क्या पढ़ें। हाँ, कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लैरिटी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको हिंदी का सही से सिलेबस नहीं पता। वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और सबसे मेन बात जो होती है फ्रेंड्स, आपको जानते हैं सी टेट में हिंदी 2 भागों में विभाजित होती है। 15 मार्क्स का आता है आपका गद्यांश या पद्यांश, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, पोएम कॉम्प्रीहेंशन हो या पैसेज कॉम्प्रीहेंशन हो। और 15 मार्क्स की आती है आपकी पैडागॉजी। और पैडागॉजी जो है वो तो क्या कहते हैं, उसका बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है, वो भी सारा आपको बताएंगे, चैप्टर वाइज बताएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो आपको बताएंगे। फिर प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली किस विषय से अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताएंगे। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब जो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है फ्रेंड्स, वो क्या आती है कि ये दो तो सिंपल बाइफर्केशन थी, परंतु मेन होता है भाषा 1 और भाषा 2। बच्चों को फॉर्म भरते वक्त ये समस्या होती है कि मैम हिंदी को भाषा 1 के रूप में चुने या 2 के रूप में। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, पोएम कॉम्प्रीहेंशन। आपको देखना है कि जो भी आप 2 भाषा सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसका भी पोएम कॉम्प्रीहेंशन आप सॉल्व कर सकें, चाहे हिंदी का चाहे अंग्रेजी का या कोई भी जो आप भाषा ले रहे हैं, जिसका भी आप पोएम कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पद्यांश सही से सॉल्व कर सकते हैं, उसको भाषा 1 के रूप में लीजिए और दूसरे को भाषा 2 के रूप में। क्योंकि इसमें अंतर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भाषा 1 के रूप में आप चुनते हैं उसमें आपको एक जो है पद्यांश आता है पोएम कॉम्प्रीहेंशन, और दूसरा आता है आपको एक गद्यांश। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि अगर आप हिंदी को भाषा 1 के रूप में चुनते हैं तो आपको एक पोएम कॉम्प्रीहेंशन आएगा, एक पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। परंतु अगर आपने हिंदी को भाषा 2 के रूप में चुना तो आपको दोनों के दोनों गद्यांश आएंगे, दोनों गद्यांश। तो इसलिए अगर आपको किसी भी भाषा को 1 के रूप में या भाषा 2 के रूप में चुनना है, उसका सबसे मेन क्राइटेरिया यही है, जिसका पोएम कॉम्प्रीहेंशन आप सॉल्व कर सकें उसे भाषा 1 के रूप में आप चूज कर सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करिए, थोड़ा सा अभी इमीडिएट बेसिस पर 3-4 कॉम्प्रीहेंशन करके देख लीजिए कि आपको क्या सरल लगता है। दूसरी चीज, फिर जो आपका ये अपठित गद्यांश और पद्यांश था, इसके तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आते ही हैं, परंतु इसमें आपका व्याकरण भी जुड़ा हुआ होता है। और मेन बात क्या होती है कि बच्चों को व्याकरण में होता है कि मैम हमें व्याकरण के विषय जानने हैं कि कौन से विषय पढ़ें। मैम प्लीज बताइए ना ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, मैम प्लीज बताइए ना ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोई भी नया विषय लेकर आ सकता है, परंतु फिर भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें मिस करने ही नहीं है, जिन्हें हमें इग्नोर करना ही नहीं है, वो हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। और बाकी हिंदी पेडागॉजी तो है ही है फ्रेंड्स। अब इसके बाद एक और भी क्वेरी होती है बच्चों की जो बार बार वो पूछते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक आपका दिमाग टेंशन से खाली नहीं होगा ना, तब तक उसमें नई जानकारी नहीं फिट होगी। तो फ्रेंड्स इस चीज को जरा भूल जाइए। ये पेपर 1 और पेपर 2 हम यहाँ पर यूट्यूब पर आपके लिए सेशन लेकर आते हैं। बच्चे पूछते हैं मैम ये पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, मैम क्या ये भाषा 1 के लिए सही रहेगा, मैम क्या ये भाषा 2 के लिए सही रहेगा। अरे चिंता मत करिए, अगर आप हिंदी सी टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में ज्यादा अंतर नहीं है। सिलेबस जो है वो टोटली सेम है, एक ही सिलेबस है, बस फर्क ये आ जाता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का। जैसे आपका पेपर 1 में हो सकता है कि आपको पूछा जाए विद्यालय का संधि विच्छेद, जो कि बहुत ही आसान है, विद्या जमा आलय। और वहीं पर आपको पेपर 2 में पूछा जाए देव्यर्पण, उसका संधि विच्छेद क्या है, तो वो देवी जमा अर्पण यण संधि, तो थोड़ा टिपिकल है वो। तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन जो सिलेबस है फ्रेंड्स, आपका जो सिलेबस है वो आपका टोटली सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा अंतर है। फिर चाहे पेपर 1 और पेपर 2 हो, भाषा 1 या भाषा 2 हो, सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो पहले तो ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगली चीज उसके बाद आपका होता है कि ग्रामर जो है अब उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन तो फ्रेंड्स क्या है कि उसकी तो हम डेली प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें तो नए नए कॉम्प्रीहेंशन कुछ भी आ सकता है, परंतु जो व्याकरण है, अब व्याकरण में अगर आप हर जगह सिलेबस देखेंगे तो आपको ये पैराग्राफ सा दिखता है, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, सब कुछ दिख जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये गलत भी नहीं है। रीजन बिहाइंड कि जैसे आपको गद्यांश में अक्सर पर्यायवाची वाला ये एक प्रश्न आ ही जाता है, पर्यायवाची विलोम का।
कि पैसेज में से एक शब्द उठाया या पोयम में से एक शब्द उठाया और पूछा गया कि इस शब्द का अर्थ क्या है या इसका विलोम शब्द क्या है, तो वो तो फ्रेंड्स क्या होगा कि मेन संदर्भ, ठीक है ना। मेन आपको देखना है कि वो जो शब्द है वो किस कंटेक्स्ट में पैसेज या पोयम में यूज हुआ है, जर्नल मीनिंग नहीं देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे है मगर, तो वैसे मगर का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे साथ ना चलती मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ पे जो मगर शब्द है वो आपका अव्यय है, ठीक है ना। मगर का मतलब है परंतु। लेकिन अगर मैं कहूं पानी में रह के मगर से बैर, तो वहां पे मगर का मतलब होता है मगरमच्छ। तो इसलिए कृपया करके ध्यान दीजिएगा कि आपको कंटेक्स्ट में उस पैसेज या पोयम में उस शब्द का क्या अर्थ है, आपको वही चूज करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, संदर्भ को देखना है। और जो आपको 30 प्रश्न आते हैं जिनमें 15 कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 आपके व्याकरण के प्रश्न आते हैं। और बच्चों को यही लगता है कि मैम बस 6 या 7 क्वेश्चन के लिए इतनी व्याकरण पढ़नी है। फ्रेंड्स, आपको इतना अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली दोपहर को 3 बजे हम आपके लिए यूट्यूब पर लाइव सेशन लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करवाते हैं, ग्रामर बहुत सिंपल वे में समझाते हैं। अब डेली फ्रेंड्स कुछ समय तो आप हिंदी को दे ही सकते हैं, जिसमें आपका सबसे कम समय लगेगा और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको हिंदी ला कर देगी। उसके बाद ये जो है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, यानी कि विकारी अविकारी शब्द। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि समझने में थोड़ा समय लगता है, परंतु इसका क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है कि पैसेज या पोयम में से एक शब्द दिया और पूछा गया कि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन में आपसे 5-6 चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इसकी एटलीस्ट ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, जहां तक CTET के एग्जाम की बात है, आपको बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है व्याकरण की, लेकिन एटलीस्ट आधारभूत जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको हर विषय की होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, संधि और आपका उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है ना। आपका ये जो उपसर्ग प्रत्यय है और आपका संधि, जिनमें से 99% श्योर है क्वेश्चन आना ही आना है, बल्कि मैं कहती हूं 99 भी नहीं, 100% श्योर है कि संधि और उपसर्ग प्रत्यय, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। ये आप आज लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का भी एनालिसिस करें, उसमें भी संधि और उपसर्ग प्रत्यय आता ही आता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस आपको संधि, उपसर्ग प्रत्यय और ये आपका ये विकारी अविकारी शब्दों पर देना है। तीसरी चीज काव्य रस। फ्रेंड्स, काव्य रस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक आपको आधा घंटा लगेगा। केवल 11 काव्य रस होते हैं और उनका स्थायी भाव क्या है और उनका मतलब क्या है, इतना सा जानने से आपका काव्य रस का टॉपिक CTET के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर आती है बात अलंकार की, ठीक है ना। अलंकार में जो है बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि मैम अलंकार जो है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हमें समझ में ही नहीं आता। फ्रेंड्स, इतना भी मुश्किल नहीं है अलंकार, अगर आप ध्यान से पढ़ें। हमने एक एक अलंकार, शब्द अलंकार हो, अर्थ अलंकार हो, पूरा विस्तार से आपको कितनी ही बार यूट्यूब सेशन पर करवाया है और आगे भी भविष्य में करवाते रहेंगे। लेकिन बस ये है कि दिमाग से हवा निकालना है, हवा निकालना है कि कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है चीजों को। और यहां पर तो आपसे मुश्किल वाले पूछे भी नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। आप जानते हैं CTET में मेनली 5 से 6 अलंकार हैं जो बार बार आते हैं, उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा। ये 5 या 6 अलंकार अगर आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर पेपर में आएगा। ओके, और उसके बाद मतलब व्याकरण का तो ये एक बेसिक हो गया। फिर आपकी बारी आती है, ठीक है ना, जैसे उसमें आपको फोकस पे क्या क्या लेना है। जैसे वाक्यों की सही पहचान, पेपर में अक्सर आपको वाक्य आ जाते हैं, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। और वाक्य पे ध्यान इसलिए भी देना है कि जब आपको संज्ञा सर्वनाम वगैरह का ये शब्द प्रश्न आएगा, तो उसमें एक उस वाक्य में उस शब्द की क्या पहचान है वो आपको जाननी पड़ेगी। वर्णों की सही जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो आपको संधि विच्छेद में काम आएगा। जैसे कि संयुक्ताक्षर ए ओ औ, ये आपके गुण संधि और अयादि संधि, वृद्धि संधि में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। संधि विच्छेद का प्रश्न आना ही होता है, मैंने आपको बताया। इसलिए फिर वर्तनी का प्रश्न आ जाता है कि 4 शब्दों में से सही वर्तनी किसकी है, उसमें भी आपको वर्णों की जारी काम आएगी। और फिर हर प्रकार के शब्दों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान अर्थात जैसे कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, वैसे प्रश्न पेपर में काफी आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक एक जो टॉपिक है वो हम आपको YouTube पर करवाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और अगर इसकी आपको और विस्तार से जानकारी चाहिए तो जो टीचिंग परीक्षा का कोर्स है CTET का, उस पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगला आता है आपका पैडागॉजी, जिसमें बच्चों को और भी ज्यादा मतलब कि रहता है कि भाई सिलेबस पता चल जाए, इंपॉर्टेंट पता चल जाए। तो फ्रेंड्स,
अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो जो पैडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, और जिनमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है आपकी, उसमें से 1 या 2 मार्क्स का जो है आपका थ्योरिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, वाइगोस्की की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, 1 या 2 क्वेश्चन मतलब आना ही आना है। उसके बाद 3 से 4 प्रश्न मूल्यांकन के, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन किसी भी हालत में आना ही आना है, और वो भी 1 या 2 नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन। उसी प्रकार 2 से 3 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज स्किल्स पे आ जाते हैं, पठन कौशल, लेखन कौशल, और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आए, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है लेकिन इसी विषय से। फिर आपका भाषा अर्जन, एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया कि आता ही है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पर एक क्वेश्चन आ ही जाता है लर्निंग एंड एक्विजिशन से। फिर आपके 3 से 4 परिस्थिति संबंधी प्रश्न आते हैं, सिचुएशन बेस्ड, आपने देखा ही है, जैसे कि आपकी कक्षा में एक छात्र जो है, ठीक है ना, उसको आप ये पाठ समझ में नहीं आ रहा है, वो अपनी किताब में कुछ लिख रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे काफी प्रश्न आते हैं ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। या फिर एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने के लिए दिया, उसे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या हैं, सिचुएशन बेस्ड। फिर आपका एक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न कि पाठ्य पुस्तक में किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, बच्चों की पाठ्य पुस्तक उसका चयन करते समय आपको, जैसे प्राथमिक स्तर है, उस पुस्तक में क्या होना चाहिए, जैसे कितनी रंगीन पुस्तक होनी चाहिए, उसकी जिल्द, उसका कागज कैसा होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बहुभाषिकता, ये तो आप मान के चलिए एक क्वेश्चन बहुभाषिकता का किसी भी हालत में आएगा, ठीक है ना, इधर उधर करके। उसके बाद आपका जैसे संदर्भ में व्याकरण, इसका एक क्वेश्चन कि आपको आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। और फिर जैसे 3-4 प्रश्न भाषा शिक्षण के उद्देश्य, कि जो शिक्षक है वो अपनी कक्षा में ये चीज पढ़ा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, कि बच्चों में मतलब कि विश्वसनीयता पैदा करना, या नई जानकारी देखना, या संदर्भ में व्याकरण समझाना, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो ये मेनली आपके बेसिक क्वेश्चन हैं जो अधिकतर पेपर में आते ही आते हैं। लेकिन अगर आपको चैप्टर्स का नाम जानना है तो ये देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर्स का नाम जैसे ये है कि आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन, यहां से आप स्टार्ट करते हैं। फिर सिद्धांतकार, पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर, चॉम्स्की, बार बार उनका आता है चॉम्स्की का, कि भाषा अर्जन का, ठीक है ना, उनका जो सिद्धांत था। फिर शिक्षण विधि और प्रक्रियाएं, आगमन विधि, निगमन विधि, फिर उनकी उपविधियां, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, वो सारी चीजें। फिर भाषा शिक्षण के नियम और सिद्धांत, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, ये सारे के सारे विषय आपके पैडागोजी के हैं। व्याकरण के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, कि व्याकरण के लिए आपको चीजें कैसे पढ़ानी है, और समावेशी कक्षा, ठीक है ना, इतने सारे जो बच्चे हैं, सब अलग अलग प्रकार के बच्चों ने साथ में लेकर कैसे चलना है, उसके नियम। फिर आपका देखिए चैलेंजेस इन लैंग्वेज टीचिंग, अब कक्षा में जब इतने सारे प्रकार के बच्चे होंगे तो आपके पास चैलेंज भी आएगा। आपने यूट्यूब पर भी देखा है कि भाई बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं बिलो एवरेज, कुछ होते हैं एवरेज, कुछ होते हैं इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे कहते हैं मैम जल्दी जल्दी सेशन करवाइए, कुछ बच्चे कहते हैं हम थोड़ा धीरे करवाइए। तो उन बच्चों को इकट्ठे साथ में एक ही कक्षा में कैसे पढ़ाना है, या फिर जो बच्चे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इन समस्याओं से प्रभावित हैं, ठीक है ना, तो उनको कैसे मैनेज करना है, वो सारा इसमें आता है। लैंग्वेज स्किल्स तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। लेसन प्लानिंग, पाठ नियोजन, कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका सही क्रम क्या होगा, कि पहले प्रस्तावना रखनी है, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक का, अगर आपको याद हो। फिर मूल्यांकन, भाषा सीखने और सिखाने की सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, श्रवण सामग्री कौन सी होगी, ठीक है ना, फिर आपकी लेखन सामग्री कौन सी होगी, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड कैसा हो, उसका रंग कैसा हो, ये बहुत सारी चीजें। और फिर उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना, कि बच्चा अगर र को ड़ बोल रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, धैर्य से काम लेंगे या उसको डांटेंगे, तो ऐसे काफी सारे विकल्प आते हैं। तो ये आपका पैडागोजी का सिलेबस था। तो आई होप कि इससे आपको काफी आइडिया लग चुका होगा फ्रेंड्स कि व्याकरण में बेसिकली टॉपिक सारे ही हैं, लेकिन जैसे कि उनको बेसिक नॉलेज बस आपको देखनी है, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद इनको तो थोड़ा सा अच्छे से आपको करना ही पड़ेगा। और जाते जाते जरा एक प्रश्न का उत्तर देकर जाइएगा कि बच्चों के द्वारा पठन और लेखन में की गई त्रुटियां क्या कहलाती हैं। इसका उत्तर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर जाएंगे। और अगर आपको, ठीक है ना, ऐसी और भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि जब जुलाई 2024 में CTET का एग्जाम हुआ था तो हमने आपके लिए
क्रांति बैच चलाया था, 50 डेज क्रांति बैच, और उसमें कितने सारे बच्चे जो है वो सक्सेसफुल हुए थे। हमारे पास मैसेज की भरमार लग गई थी और बच्चों को ये सेशंस बहुत यूजफुल लगे थे। तो अगर आपको एडवांस में कुछ रेफरेंस लेना है तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर ये सारे सेशंस हैं, संधि विच्छेद, गद्यांश, पद्यांश, वाक्य के प्रश्न, हर प्रकार का जो विषय वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलिए फिर, अगर आपकी बाकी कोई भी समस्या हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी कीजिए, समय भी बहुत है, बहुत अच्छे से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी और टीचिंग परीक्षा आपके साथ है, पेपर के पहले भी और पेपर के बाद भी। बाकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो सोशल मीडिया पर तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फिर इसी के साथ हमें दीजिए विदा और बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे कि CTET में हिंदी में पूरे मार्क्स लाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज और आपकी कुछ ट्रिक्स क्या हो सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।